नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राजेंद्र मिश्रा जी, जो कि जबलपुर जिला शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं कैंट विधानसभा से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सी टाइम के सभी दर्शकों को कांग्रेस सेवा दल की ओर से सादर वंदे। जय हिंद। जी, सबसे पहला सवाल ये है सर कि राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि मैं कैंट विधानसभा को बिलोंग करता हूँ और कैंट विधानसभा पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। बाबू चंद्रमोहन जी वहाँ से विधायक थे और उनके पहले उनका परिवार और अन्य लोग भी वहाँ से कांग्रेस की ओर से विधायक बने। जब मैं युवावस्था में था तो मैंने देखा कि कांग्रेस का ही वहाँ विधायक है और परिवार में भी कांग्रेस के लिए ही माहौल था। जी। तो वो जब मैं आगे बढ़ा, जब राजनीति के क्षेत्र में काम करने की इच्छा हुई तो मैंने कांग्रेस को पाया और वैचारिक तौर पे भी जब मैंने पढ़ा तो कांग्रेस को बेहतर पाया और बस कांग्रेस से जुड़ गया और वो यात्रा निरंतर जारी है। बिल्कुल। आप कैंट विधानसभा में आते हैं तो उस क्षेत्र में किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? देखिए, कैंट विधानसभा में कांग्रेस पिछले 6 चुनाव हार चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से लोगों से आवेदन नहीं मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। सर्वे में जिनका नाम आएगा उनको टिकट मिलेगी। कैंट विधानसभा में विकास की असीम संभावनाएं हैं और जब प्रत्याशी चयन होता है, प्रत्याशी के समय बहुत सारी चीज़ें बात आती हैं, उसमें एक क्षेत्रवाद भी बात आती है। बीच में एक बात आई थी कि रांझी के लोगों ने मांग की थी कि रांझी से प्रत्याशी होना चाहिए। सदर के लोग अपने हिसाब से, चूँकि हमारे यहाँ कैंट विधानसभा की भौगोलिक स्थिति दो भागों में बंटती है। खैर, ये सारी चीज़ें अलग विषय है। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो लोगों के सुख दुख में शामिल हो, लोगों की बातों को समझ सके, आसानी से लोगों के बीच उपलब्ध रहकर जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर काम करे, क्षेत्र का विकास कर सके। और यही जो है हम कांग्रेस पार्टी से भी चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी हमें मिले जो अंततः कांग्रेस की विजय पताका कैंट में फहरा सके। बिल्कुल। आगामी विधानसभा चुनाव में आपके सेवा दल का क्या योगदान रहेगा? क्या कार्य किए अब तक? देखिए, सेवा दल में मैं अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले अध्यक्ष बना हूँ। उसके बाद मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द पूरे जबलपुर शहर में मेरी कार्यकारिणी बन जाए और उसमें लगभग मैंने 80% काम कर भी लिया है। कांग्रेस का जो ऊपर से माननीय लालजी देसाई जी हैं और शहर में जो है एक सेवा दल के बड़े नेता हमारे आदरणीय सत्येंद्र यादव जी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। हम लोगों के द्वारा एक थीम बनाई गई है कि हम लोग जो है लोकसभा स्तर से लेके बुनियाद, जो बूथ होता है वो बुनियाद होती है, वहाँ तक जो है हम प्रेरक और नायक बनाने जा रहे हैं। वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। उसके बाद जो है हम लोग वोटर लिस्ट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो प्रेरक और नायक दिन रात हमारे काम कर रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं शहर का अध्यक्ष हूँ तो शहर में हमारे 3 विधायक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निस्संदेह जो है वो फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद जो पनागर विधानसभा है, अर्ध शहरी है, उसके कुछ वार्ड हमारे शहर का हिस्सा है। कैंट विधानसभा पूरी तरीके से जो है, जिसको हम पिछले समय भी हारे हैं और वो शहर का हिस्सा है। तो सेवा दल का जो मुख्य हमारा इस बार हमने प्लान किया है कि कैंट विधानसभा हमको जीतना है। पनागर का जो शहरी हिस्सा है वो मेरी व्यक्तिगत वहाँ पर तैयारी है कि मैं चाहूँगा कि वो हम बहुत अच्छे से पार्टी को जीत के दें। और थोड़ा सा हमारा शहरी हिस्सा वर्गीय विधानसभा का भी आता है जहाँ माननीय संजय यादव जी विधायक है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो भी जीतेंगे। आदरणीय लखन घनघोरिया जी जीतेंगे, आदरणीय तरुण भैया जीतेंगे, विनय सक्सेना जी जीतेंगे और कैंट में कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो चुनाव जीतने जा रहा है। बिल्कुल। सेवा दल अध्यक्ष बने हुए आपको लगभग 1 महीना हो गया है, तो आपने अपनी कार्यकारिणी बनाई है या नहीं? अगर बनाई है तो कितने लोग हैं और इनके क्या कार्य? लगभग 40 लोगों की हमारी कार्यकारिणी बनने जा रही। सेवा दल का एक मापदंड है कि जैसे मान लीजिए हमको 3 उपाध्यक्ष बनाना है तो 3 ही बनाना है, 7 महामंत्री बनाना है तो 7 ही महामंत्री बनाना है। तो लगभग मैंने जैसे पहले कहा कि 80% हमारा काम हो चुका है। सारे लोगों से सलाह मशवरा करके, चूँकि जब हम कार्यकारिणी बनाने जाते हैं तो जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके भी हमको विचार समाहित करने पड़ते हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि शहर अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए अपने लोगों को समाहित कर लिया या कार्यकारिणी बना ली। वो सब लोगों से मिलकर बनाई जाती है। तो 80% काम हो चुका है, 20% काम बाकी है। आने वाले 1 महीने या उससे भी कम समय में मैं अपने शहर की कार्यकारिणी और सारे ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दूंगा। जी, जिस तरह बीजेपी की रीढ़ की हड्डी आरएसएस को माना जाता है, उसी प्रकार आज भी सेवा दल का अस्तित्व कांग्रेस में है या नहीं? देखिए, सेवा दल का और आरएसएस की कभी तुलना की ही नहीं जा सकती।
सेवा दल एक अलग ढंग का संगठन है, आरएसएस अलग ढंग का संगठन है। इस बात से जरूर मैं सहमत हूँ कि यदि आरएसएस को बीजेपी से अलग कर दिया जाए तो बीजेपी का कहीं कोई वजूद नहीं बचता है। इसी तरीके से जो हमारा सेवा दल जो है, वो जो नाम से ही सेवा दल है, जनता की सेवा करना हमारा काम है, पार्टी की सेवा करना हमारा काम है। और कांग्रेस जो हमारी मूल पार्टी है वो सेवा दल को पूरा महत्व देती है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सेवा दल था उस संगठन को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी लीड कर चुके हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी के सपनों का संगठन जो है सेवा दल को कहा जाता है। तो सेवा दल अपने हिसाब से काम करता है, आरएसएस का जो काम है वो पूरे देश के सामने है। जी बिल्कुल। कैंट विधानसभा में पिछले 6 चुनाव कांग्रेस हारती रही है, पिछले 6 चुनावों से, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव में हार जीत के, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। हम हारे हैं ये कटु सत्य है, वो सामने है। लेकिन इस बार पार्टी अच्छा प्रत्याशी देगी, सर्वे के आधार पर प्रत्याशी देगी। और ये जो 6 बार हम चुनाव हारे हैं, हार का सिलसिला इस बार कांग्रेस पार्टी तोड़ने जा रही है। इस बार हम कैंट विधानसभा अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। जी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी भी कोई राजनीतिक मंशा है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार किसी से कोई आवेदन नहीं ले रही है। और राजनीति क्षेत्र में जो भी होता है सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उनकी अपनी योजनाएं होती हैं। निरंतर प्रगति करना ये जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन भी प्रकृति का नियम है। पार्टी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई योजना नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है, मुझे टिकट चाहिए। लेकिन पार्टी कभी किसी भी मोर्चे पर कोई आदेश देगी तो उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार रहूँगा। जी। पिछली बार आपकी सरकार बनी और गिर गई तुरंत, तो इस बार आपने क्या रणनीति बनाई है कि ये वापस दोहराया ना जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट है कि पिछले 2018 के चुनाव में जो मध्य प्रदेश की जनता थी उन्होंने माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चुना, कांग्रेस की सरकार चुनी। लेकिन कुछ अति महत्वाकांक्षी गद्दार लोगों के कारण आज हम सत्ता से बाहर हैं। माननीय कमलनाथ जी बहुत सोच समझ के इस बार टिकट का वितरण कर रहे हैं और सर्वे के आधार पे हम टिकट दे रहे हैं। और ऐसा कहीं भी हमें अगर अंदेशा लगता है कि भविष्य में ये आदमी हमें धोखा दे सकता है या भाजपा में जा सकता है, ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देने दे जा रहे हैं। जिनकी एक मजबूत कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, जो चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद कांग्रेस में रहेंगे, ऐसे लोगों को हम टिकट देने जा रहे हैं। और ये जो मध्य प्रदेश में गद्दारों की खरीदी हुई सरकार है, इसकी विदाई तय है। बहुत जल्दी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे कमलनाथ जी मिलेंगे और मध्य प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल। जमीनी स्तर पर आपकी क्या तैयारियां हैं योजनाओं को लेकर? क्योंकि योजनाएं तो काफी बन जाती हैं लेकिन आम जन तक उनकी लाभ नहीं पहुंच पाते। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी जब तक हम थे, छत्तीसगढ़ में भी जो हमने कहा है वो किया है हमने। आदरणीय प्रियंका गांधी भी जबलपुर आई थी, उन्होंने 5 गारंटी की बात करी है। हम वो 5 गारंटी जनता को देंगे। और जनता का आज आप देख सकते हैं कि महंगाई की स्थिति ये है कि 200 रुपये किलो टमाटर, मतलब आज गरीब आदमी जो है वो चटनी रोटी भी नहीं खा सकता। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बिजली बड़ा मुद्दा है और लोगों का आर्थिक उत्थान होना चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी का फोकस रहा है। किसानों का विकास होना चाहिए, किसानों के ऋण माफ़ होना चाहिए। ये जो भी हमारा मैनिफेस्टो मध्य प्रदेश कांग्रेस जारी करेगी, आप देखेंगे कि हम उसको अक्षरांश पूरा करने का काम करेंगे। लोगों को लगेगा कि मध्य प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार नहीं है, जनता की सरकार है। बिल्कुल। कैंट क्षेत्र के रांची में यातायात को लेकर जो समस्या है उसको लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले 30 साल से यहाँ पर रोहानी परिवार के लोग विधायक हैं। दर्शन सिंह तिराहे से यदि कभी आपको बड़ा पत्थर जाना हो, इतनी बुरी स्थिति होती है। और चूंकि रांची में अच्छा जो है बाज़ार भी नहीं है कि जहाँ ये हमारे जो फुटपाथ पे बाज़ार लोग लगाते हैं, जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ज़मीन पे बैठ के मार्केट लगाते हैं, इनको सही मायने में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो हमारे ऑटो वाले हैं उनको एक अच्छे ऑटो स्टैंड की आवश्यकता है। तो रांची में नो डाउट ट्रैफिक की समस्या है। 30 साल में रोहानी परिवार ने कुछ किया नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस का विधायक बनेगा, ट्रैफिक की समस्या हम 15 दिन के अंदर हल करेंगे। जी। आपको क्या लगता है कैंट विधानसभा में विधायक प्रत्याशी किसको होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन पार्टी सर्वे करा रही है, फिर भी जो
अपने स्तर पे हैं। जैसे मान लीजिए रांची की क्षेत्र में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि शिव यादव जी को टिकट मिल जाए, और एक बड़ा नाम शहर की राजनीति में जगत बहादुर अन्नू जी का भी पिछले कुछ दिनों से आ रहा है कि वो भी शहर वहाँ से लड़ सकते हैं। राकेश सैनी जी हैं, चिंटू चौकसे जी हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो टिकट चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने में सक्षम है और चुनाव जीतने में सक्षम है। जिसको भी पार्टी चुनाव इस बार टिकट देगी, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। राजेश यादव जी भी एक बड़ा नाम है कैंट की राजनीति में, जिसको भी इस बार टिकट देगी पार्टी, हम चुनाव जीतेंगे। जी, वर्तमान विधायक अशोक रोहानी जी के पिता पूर्व में 4 बार विधायक रह चुके हैं। आपको क्या लगता है वह अपने पिता की छवि के कितने करीब पहुंच पाए? देखिए, हमारे यहाँ कैंट में एक नारा चलता है, दादा ईश्वरदास रोहानी जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके विषय में ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, शख्सियत थे। लेकिन वर्तमान में जो उनके बेटे विधायक हैं, उनके लिए रांची क्षेत्र की जनता स्पष्ट कहती है कि अनुकंपा नियुक्ति वाले विधायक हैं। दादा जो काम करके गए थे, दादा ने जो बोया था वो अभी तक जो है अशोक रोहानी जी ने काटा है। लेकिन पिछले 10 साल में उनके द्वारा कोई भी ऐसे उल्लेखनीय कार्य नहीं किए गए हैं कि जनता उनको तीसरी बार विधायक चुने। 2 बार सहानुभूति में और दादा की किए गए कार्यों के कारण वो विधायक बने हैं। दादा के समकक्ष भी नहीं हैंगे वो। जी, खेलों को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? यदि आपकी सरकार बनती है तो इस ओर क्या सार्थक कदम उठाएंगे आप? देखिए, जबलपुर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विधि का क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। लेकिन एक अच्छा राजनीतिक नेतृत्व नहीं होने के कारण और उसको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। माननीय तनखा जी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े। उनकी सोच थी, आप देखते भी हैं कि वो खेलों से और खिलाड़ियों से कैसे जुड़े हुए हैं। तनखा जी की सोच थी कि जबलपुर में इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट का स्टेडियम बनना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच हो। लेकिन जबलपुर की जनता नहीं समझ पाई और ये समझ लीजिए कि दुर्भाग्य है कि तनखा जी यहाँ से चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी का प्रयास होगा कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा कि यहाँ पर पूरी कैबिनेट की बैठक हुई, यहाँ पर सदन लगा, कई करोड़ के काम यहीं पर आदरणीय तरुण भानोट जी और लखन गंगोरिया जी मंत्री थे, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर स्वीकार हुए। यदि अभी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, हम तनखा जी के नेतृत्व में, आदरणीय तरुण भानोट जी के नेतृत्व में, लखन गंगोरिया जी के नेतृत्व में और जगत बहादुर अन्नू जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बने जिसमें क्रिकेट के मैच हो सकें। दूसरा, हर विधानसभा स्तर पे जहाँ भी हमारे पास भूमि उपलब्ध है वहाँ पर छोटे छोटे स्टेडियम बना के जो हमारी अंतिम पंक्ति की भी जो हमारी प्रतिभाएं हैं खेलों की या अन्य क्षेत्रों की, उसको हम सामने लेकर आने का काम करेंगे। जी, वर्तमान सरकार से क्या विरोधाभास है आपकी? देखिए, वर्तमान सरकार गद्दारों की खरीदी हुई सरकार, घोटालेबाजों की सरकार। आप देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन एक नया घोटाला निकल के आ रहा है। मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ जिस तरीके से कुठाराघात आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, पटवारी का घोटाला, शिक्षा कर्मियों का घोटाला, इसके बाद जो है आप पुलिस में घोटाला देख लें। व्यापम को लोगों ने जैसे जैसे थोड़ा सा भूलने की कोशिश करी थी, नए नए घोटाले आ रहे हैं और वो उन्हीं कॉलेजों में घोटाले हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आप सोचिए किस तरीके से हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। हमारी इस सरकार से अब कहीं कोई अपेक्षा ही नहीं है। हमारी तो अपेक्षा है कि शिवराज सिंह जी अब आप चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, कमलनाथ जी के लिए अब स्थान आप खाली कर दीजिए, जनता के लिए स्थान खाली कर दीजिए। अब आप जाइए, हमने आपको बहुत झेल लिया है। अब युवा कमलनाथ जी की तरफ बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहा है। ये घोटालेबाज सरकार हमको नहीं चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों चुने? क्या उपलब्धियां हैं आपकी? आप जनता के पास क्या लेकर जाएंगे? देखिए, कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर हम जब विपक्ष में भी रहे हैं तो हमने एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का हमने निर्वहन किया है। मध्य प्रदेश की चुनावों की अगर मैं बात करूं तो 18 साल से भाजपा की सरकार थी। 18 साल बाद जो है माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। 18 माह में हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी, हमने कन्या विवाह की राशि बढ़ाई, हमने किसानों के जो कर्ज था वो हमने माफ़ किया। ऐसे बहुत सारे हमने 18 महीने में जो हमने काम किए हैं वो हमारी उपलब्धि है। अभी कमलनाथ जी ने कहा है कि 5 हॉर्स पावर तक हम किसानों को बिजली भी फ्री देने जा रहे हैं।
तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस में समझता हूँ, कांग्रेस का जो शब्द है वो अपने आप में उपलब्धियों का शब्द है। कांग्रेस इस चुनाव में जीतेगी और इन्हीं उपलब्धियों के सहारे, जो 18 माह के हमारे फिलहाल काम थे कमलनाथ जी के, उसके सहारे एक बार हम फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चन आपने बुलाया, मुझे जनता के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे एडवोकेट राजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी कार्यकारिणी को लेकर और अपने किए हुए कामों को लेकर हमसे काफ़ी विस्तृत में चर्चा की। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। जी।